इस चैप्टर का जो एक्सरसाइज है उसमें थ्योरेटिकल चीजें आप करें, जो टेक्निकल है इंशाल्लाह वो मैं करूँगा। तो इधर देखिए फर्स्ट एमसीक्यूज जो है वो क्या है कि द हेड ऑन ओवरलैप ऑफ पी ऑर्बिटल ऑफ टू जी एटम्स गिव राइज टू कौन सा वर्ड। अगर आपके पास दो ऑर्बिटल का हेड ऑन ओवरलैप है तो मैंने आपको बताया था कि चाहे वो एस ऑर्बिटल हो, वो पी ऑर्बिटल हो, वो जो भी ऑर्बिटल हो और इसमें हेड ऑन ओवरलैप में बातें ना करें तो वो बनाता है सिग्मा बॉन्ड। दूसरा भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा मॉलिक्यूल है जिसका स्ट्रक्चर पिरामिडल है। तो मैंने आपको बताया था कि जब चार बॉन्ड पेयर हो और उनमें से एक लोन पेयर हो तो वो लोन पेयर बाकी के जितने भी बॉन्ड पेयर है उनको रिपेल करता रहता है ऐसे। तो अगर आप अमोनिया देख लें, अमोनिया जो है Ab4 सिस्टम है, उसमें 4 इलेक्ट्रॉन पेयर है, 3 जो है वो बॉन्ड पेयर है और एक आपके पास जो है वो लोन पेयर है। तो ये लोन पेयर उन बॉन्ड पेयर को रिपेल करता रहता है तब तक कि ये एक पिरामिड जैसा स्ट्रक्चर बनाए। तो अमोनिया जो है उसमें ये पिरामिडल में है। स्पीशीज इन व्हिच द सेंट्रल एटम यूजेस sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। अच्छा, इन मॉलिक्यूल में से ऐसा कौन सा मॉलिक्यूल है जिसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। देखिए इन्होंने ऑप्शंस दिए हैं pH3, ऑप्शन बी NH3 और ऑप्शन सी CH3 पॉजिटिव। इधर देखिए शाबाश। अगर हम इनमें हाइब्रिडाइजेशन निकालें तो मैंने फार्मूले बताए हैं। नंबर ऑफ एटम्स अटैच फास्फोरस के पास कितने हैं? 3। ये सेंट्रल एटम है, नंबर ऑफ एटम्स अटैच की तादाद 3 और प्लस एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो 4। जवाब आएगा sp3। इसी तरह NH3 समझ आ रहे, नंबर ऑफ एटम्स अटैच 3 प्लस लोन पेयर 1 तो जवाब आएगा sp3। अब ये देख ले, नंबर ऑफ एटम्स अटैच 3 लोन पेयर 0 तो हाइब्रिडाइजेशन होगी sp3। समझ आ रहे। अब नंबर 4 देख लें सर प्लेसमेंट जो सर अगले जावे तुम्हारे स्कूल कमी होगी नहीं तो उस पे भी करेंगे sp2 आएगा, वो भी फार्मूला है, ये भी है जो भी है। ये तो मैं वो टेक्निकल फार्मूला है कि बस डायरेक्टली अटैच और लोन पेयर 0 है तो 0 है और अगर उस पे करना है तो दोनों पे कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते। On the basis of whisper theory, a molecule with 3 bond pair and no lone pair, इसका स्ट्रक्चर क्या होगा। कहते हैं कि अगर विस्पर थ्योरी के मुताबिक कोई सेंट्रल एटम है और उसके पास 3 एडजेसेंट 3 एटम्स अटैच हैं और उसके पास कोई भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं, तो मैंने बताया था कि जब भी 3 बॉन्ड पेयर हो और कोई भी लोन पेयर ना हो इसको Ab3 सिस्टम कहते हैं। और Ab3 सिस्टम की ज्योमेट्री क्या है उस टेबल में देख ले, ट्राइगोनल जो है वो प्लेनर है और एंगल 120 है। समझ आ रहे। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ नेटवर्क सॉलिड, तो ये थ्योरेटिकल है, ये आप खुद करें। नंबर 6 ऑल आर ट्रू फॉर पाई बॉन्ड्स एक्सेप्ट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो पाई बॉन्डिंग के हवाले से गलत है। स्टेटमेंट नंबर 1 पाई बॉन्ड इज फॉर्म्ड फ्रॉम sp हाइब्रिड ऑर्बिटल, तो पहला पॉइंट ही गलत है। इधर देखिए मैंने आप लोगों को बताया था कि s ऑर्बिटल जब p के साथ ओवरलैप करता है तो इसकी इस पोर्शन की और इस पोर्शन की सिमेट्री मिलती है तो ये सिग्मा बॉन्डिंग करते हैं, पाई बॉन्डिंग नहीं करते। पाई बॉन्डिंग पी ऑर्बिटल्स करते हैं और तब करते हैं जब वो अनहाइब्रिडाइज हो, तो वो py भी हो सकता है, pz भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। जब अनहाइब्रिड हो तो वो पाई बॉन्डिंग करेगा। तो पहला स्टेटमेंट गलत है। देखिए दूसरा स्टेटमेंट सही है, पाई बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द पैरेलल ओवरलैप ऑफ p ऑर्बिटल। देखिए अगर आपके पास एक p ऑर्बिटल हो px, दूसरा py और तीसरा pz, तो अगर पहला वाला px दूसरी px के साथ सिग्मा बॉन्डिंग करता है, अब सिग्मा बॉन्ड की पॉसिबिलिटी तो नहीं है ना। अगर ये अनहाइब्रिडाइज है तो pz के साथ और py के साथ पैरेलल ओवरलैप करेगा। नेक्स्ट क्या है कि पाई बॉन्ड इज फॉर्म्ड व्हेन सिग्मा बॉन्ड इज ऑलरेडी प्रेजेंट। पाई बॉन्ड तब बनता है जब सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट है, तो ये बात भी सही है। पहले हमेशा सिग्मा बॉन्डिंग होती है और सिग्मा बॉन्डिंग के बाद पाई बॉन्डिंग होती है, सही है। और लास्ट वन जो है पाई बॉन्ड इज वीकर देन सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड जो है वो सिग्मा बॉन्ड से वीकर है, तो ये बात भी सही है। इधर देखिए सिग्मा बॉन्डिंग हेड ऑन ओवरलैप की वजह से, तो हेड ऑन ओवरलैप जो है उसमें ऑर्बिटल मैक्सिमम ओवरलैपिंग करते हैं तो वो ज्यादा स्टेबल है।
और जो पाई ऑर्बिटल है दैट इज फॉर पैरेलल ओवरलैप, उनके दरमियान बॉन्डिंग जो है वो वीक है। समझ आ रहे हैं? नेक्स्ट क्या है, which of the following molecule has zero dipole moment, इनमें से कौन सा मॉलिक्यूल है जिसका डाइपोल मोमेंट जीरो है? तो पहला देख ले NH3, उसमें लोन पेयर है तो जीरो नहीं है। दूसरा है NF3, उसमें भी लोन पेयर है तो जीरो नहीं है ना। तीसरा कौन सा है? BF3, मैंने आपको बताया था बोरान के आखिरी शेल में 3 इलेक्ट्रॉन और तीनों अगर बॉन्ड होंगे लोन पेयर जीरो है तो इस मॉलिक्यूल की डाइपोल मोमेंट जीरो है। ये आसान खत्म हो जाएगा, कंटिन्यू कर। अच्छा MCQ नंबर 8 अगर आप देख लें, द बॉन्ड एंगल इन वाटर इज, तो ये भी थ्योरेटिकल है, आप खुद करें। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, ये भी थ्योरेटिकल है, ये आप डाइपोल मोमेंट से भी चेक कर सकते हैं, इनकी पोलैरिटी देख लें, समझ आ रहा है, और थ्योरेटिकली भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 इंटरेस्टिंग है कि लिक्विड ऑक्सीजन इज, जी अगर ऑक्सीजन लिक्विड स्टेट में है तो आपके ख्याल से क्या होगा, पैरामैग्नेटिक या डायमैग्नेटिक? जी क्या होगा, इधर देखिए, अगर आपके पास ये ऑक्सीजन का हम डायग्राम बना लें तो ऑक्सीजन का डायग्राम ये बोरान और उनके लिए, समझ आ रहा है। और अगर आप नॉर्मल एलिमेंट्स का डायग्राम बनाते हैं, एक मिनट दोनों की ड्रा करता हूँ, पहले ऐसे फिर ऐसे। अब देखिए ऑक्सीजन की ओवरऑल जो आप स्ट्रक्चर देखते थे उसमें इस तरह 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन बाकी रहते थे, याद है आप लोगों को कि नहीं याद है? तो इसका मतलब है कि ऑक्सीजन पैरामैग्नेटिक इन नेचर है। लेकिन क्वेश्चन कर रहे हैं कि अगर यही ऑक्सीजन जो है वो लिक्विड स्टेट में हो तो क्या ये पैरामैग्नेट मोमेंट शो करेगा? तो ये ऑक्सीजन अगर सॉलिड में हो तब भी वही 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे, यही ऑक्सीजन अगर गैसियस स्टेट में हो तब भी 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन, और अगर लिक्विड में हो तब भी 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन। लेकिन क्वेश्चन ऐसे किया जा सकता है कि अगर आपके पास एक ही ऑक्सीजन है, गैसियस स्टेट में है, लिक्विड में है और सॉलिड में है, कौन सा ज्यादा पैरामैग्नेटिक होगा? अब ये क्वेश्चन है, ये तो इन्होंने जनरली डाला है, तो लिक्विड ऑक्सीजन है पैरामैग्नेटिक, सॉलिड भी है, गैसियस भी है, लेकिन तीनों में से कौन सा ज्यादा होगा? तीनों में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है ना अनपेड। अगर लिक्विड ऑक्सीजन है तब भी अनपेड इलेक्ट्रॉन की तादाद 2 है, अगर सॉलिड है तब भी 2 है, और अगर लिक्विड है तब भी 2 है। लेकिन सबसे ज्यादा मैग्नेटिक कौन सा होगा? क्या ख्याल है आप लोगों को? एक ही कंटेनर है उसमें ऑक्सीजन गैसियस है, एक ही कंटेनर है उसमें ऑक्सीजन लिक्विड है, और एक ही कंटेनर है और वो सारा का सारा ऑक्सीजन के आइस से भरा है, मतलब उसको हमने फ्रीज करके आइस में कन्वर्ट किया है। तो क्या ख्याल है इन तीनों को अगर हम मैग्नेटिक फील्ड से पास करें कौन सा सबसे ज्यादा मैग्नेटिक? सॉलिड। हमेशा याद रखिएगा वेल्डन के मैग्नेट उन चीजों को ज्यादा अट्रैक्ट करता है जो अलाइंड हो, जो परफेक्टली अलाइंड हो। अब देखिए आयरन का एक टुकड़ा है ना, आयरन के टुकड़े को मैग्नेट इसलिए अट्रैक्ट करता है कि आयरन के अंदर अगर आप एटम्स या इनके जो लेटस है उसमें से इनके अरेंजमेंट देख लें तो ये पार्टिकुलर डायरेक्शंस में होते हैं, उनको डोमेन्स कहते हैं। क्या चीज कहते हैं? तो ये जब आप मैग्नेट में गुजार देते हैं ना तो ऑलरेडी इनकी कुछ ना कुछ अरेंजमेंट या तरतीब है, तो वो एक ही तरतीब में अरेंज हो जाते हैं, समझ आ रहे हैं? तो इनको तरतीब में लाना इजी है, सॉलिड है ना, लिक्विड में अरेंजमेंट उससे कम होती है सॉलिड से, इसको तरतीब में लाना थोड़ा सा मुश्किल है। और गैसेस का तो आपको पता है कि वो रैंडमली मूव करते हैं, उनको तरतीब में लाना सबसे मुश्किल है। तो आपकी बात सही है, जो सॉलिड है उसकी मैग्नेटिक मूवमेंट ज्यादा होगी। अगर जनरली कोई क्वेश्चन किया जाए कि कोई मेटल का टुकड़ा है, समझ आ रहे, दैट विल बी मैग्नेटिक या मोर मैग्नेटिक एट 10 डिग्री सी, नंबर बी 20 डिग्री सी, नंबर सी 40 डिग्री सी, किस टेम्परेचर पे ज्यादा मैग्नेटिक होगा? आप कहते हैं कि 10 डिग्री सी, आप लोग क्या कहते हैं? डिस्कशन में पार्टिसिपेट कर सकते जी। कम टेम्परेचर पे एक मटेरियल ज्यादा मैग्नेटिक मोमेंट शो करेगा नेचर, या ज्यादा टेम्परेचर पे? क्या ख्याल है? देखिए यस, जितना टेम्परेचर कम हो वो मटेरियल ज्यादा मैग्नेटिक है। हीटिंग की वजह से मटेरियल अपने मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को रिड्यूस करता है, उसकी वजह यही है कि जब आप टेम्परेचर कम करते हैं ना, इस मॉलिक्यूल की अलाइनमेंट बढ़ाते हैं, जब हीट ज्यादा प्रोवाइड करेंगे तो मॉलिक्यूल की वाइब्रेशन बढ़ेगी ना, तो मॉलिक्यूल रैंडम डायरेक्शंस में जाएंगे, उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, तो ये सारी तरतीब आपकी खराब हो जाएगी। तो कम टेम्परेचर पे मॉलिक्यूल ज्यादा मैग्नेटिक होते हैं। अच्छा नेक्स्ट देख लें
इन कार्बन डाइऑक्साइड द नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स, देखिए सिग्मा बॉन्ड्स कितने होते हैं, देखिए मैंने आपको बताया था, इधर देखिए कार्बन के पास आखिरी शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो डबल एक साइड पे डबल बॉन्ड दूसरे साइड पे, कहते हैं सिग्मा बॉन्ड, तो सिग्मा बॉन्ड सिर्फ 2 है, बाकी के 2 पाई बॉन्ड है। नेक्स्ट है कि H2S हैज अ नेट डाइपोल मोमेंट, लेकिन BF2 का डाइपोल मोमेंट नहीं है, क्यों, इधर देखिए जो H2S मॉलिक्यूल है इसका डाइपोल मोमेंट है, मगर BF2 का डाइपोल मोमेंट नहीं है। इसका क्या रीजन है, सल्फर ग्रुप 6 में है, तो ये एक टाइम पे 6 बॉन्ड बना सकता है। मैं एक्सटेंडेड ऑप्टिक की बात कर रहा हूं, जनरल ऑप्टिक रूल के मुताबिक सिर्फ 2 बना सकता है, तो चले वो 2 अप्लाई करते हैं, एक हाइड्रोजन के साथ एक शेयर करता है और दूसरे के साथ दूसरा शेयर करता है। नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना, वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे और ये इन बॉन्ड पेयर को भी रिपेल करेंगे, तो इसकी ज्योमेट्री जो होगी वो ऐसे हो जाएगी, समझ आ रहे, वी शेप ऐसी ज्योमेट्री है इस मॉलिक्यूल की, समझ आ रहे कि नहीं आवाज। तो इसलिए इस मॉलिक्यूल की पोलैरिटी है, तो इस पोलैरिटी की वजह से इस मॉलिक्यूल का नेट डाइपोल मोमेंट है। दूसरा रूल अप्लाई करें, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जिन मॉलिक्यूल में हो, बताया था ना, उनकी नेट डाइपोल मोमेंट होती है। वेक्टर रूल अप्लाई करें, हाइड्रोजन पॉजिटिव है और सल्फर नेगेटिव है, हाइड्रोजन पॉजिटिव है और सल्फर नेगेटिव है, ये वेक्टर उठाए और इस वेक्टर के हेड के साथ दूसरे का टेल हेड करें, तो नेट वेक्टर बड़ा बन गया है, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो इस मॉलिक्यूल का नेट डाइपोल मोमेंट है। लेकिन जो BeF2 है, बेरिलियम ग्रुप 2 में है और इसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन है आखिरी शेल में, एक फ्लोरीन के साथ और दूसरा दूसरे के साथ, तो कोई लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, तो लिहाजा इसका नेट डाइपोल मोमेंट 0 है। अगर वेक्टर डायग्राम ड्रा करें, बेरिलियम मेटल है, दूसरे ग्रुप में है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव है और फ्लोरीन नेगेटिव है, तो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, बोथ आर एंटी पैरेलल, सो दे कैंसल आउट ईच अदर, तो नेट डाइपोल मोमेंट 0 है। नेक्स्ट देख ले, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज लीस्ट बॉन्ड एंगल, तो ये तो बच्चों का क्वेश्चन है कि इनमें से सबसे कम बॉन्ड एंगल किसका होगा। देखिए अमोनिया का है 107, वाटर का 104 है, मीथेन का 109 है और BF3 का 120 है, तो जो कम है बस आप टिक कर दीजिए। द बॉन्ड ऑर्डर इन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, लास्ट टाइम हमने किया था, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है तो बॉन्ड ऑर्डर 2 है, समझ आ रहे। द अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल एंड sp2 हमेशा मैंने आपको बताया था कि वो हमेशा साइड वाइज ओवरलैप करता है। अच्छा शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ आ जाए। व्हाट एविडेंस कैन यू फाइंड दैट कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल हैज लीनियर स्ट्रक्चर बट वाटर मॉलिक्यूल हैज एंगुलर। इधर देखिए कहते हैं कि आप किस तरह से ये बात वेरीफाई करेंगे कि वाटर का मॉलिक्यूल एंगुलर है और कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल लीनियर है। तो 2 तरीके हैं, पहला है एक्सपेरिमेंटल, आप ऐसे करें कि आप सपोज मैं और आप एग्री नहीं है कि वाटर स्ट्रक्चर ये है या ये नहीं है, आप ये ले ले इलेक्ट्रिक कंडेंसर में रख दे, अगर वो अपना इलेक्ट्रिक फील्ड कंज्यूम करेगा इसका मतलब है कि वाटर पोलर है, उसका ये स्ट्रक्चर पॉसिबल है। और अगर वो इलेक्ट्रिक फील्ड कंज्यूम ही नहीं करता तो उसका मतलब होगा कि वाटर क्या है, लीनियर है। इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड उस मशीन में रख दे, अगर उस मशीन की अपने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसका मतलब है कार्बन डाइऑक्साइड नॉन पोलर है, और अगर पड़ता है तो इसका ये स्ट्रक्चर पॉसिबल नहीं होगा, एंगुलर स्ट्रक्चर ऐसे पॉसिबल होगा। तो देखिए, और अगर थ्योरेटिकली भी देख लें, पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव, ये पहला वेक्टर पहले वेक्टर के हेड के साथ दूसरा, और ये इसका नेट वेक्टर बनता है ना, तो इसका ये स्ट्रक्चर पॉसिबल है। और इधर देखिए पॉजिटिव से नेगेटिव और पॉजिटिव से नेगेटिव, दे कैंसल आउट वन अनदर, सो नेट डाइपोल मोमेंट 0 और यहाँ पे 0 नहीं है। और ये मशीन भी बताता है और थ्योरी भी बताती है, तो हम ऐसे आइडेंटिफाई करेंगे। गिव द रीजन व्हाई ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इज पैरामैग्नेटिक, ऑब्वियस है उसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की तादाद 2 है, तो लिहाजा वो पैरामैग्नेटिक इन नेचर है। और हमने ये रीजन हॉर्न्स रूल से भी वहां से लिया था, इलेक्ट्रॉन जब अकेले होता है वो या क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, तो उनकी अपनी स्पिन होती है, लेकिन एक ही ऑर्बिटल में अगर 2 इलेक्ट्रॉन हो तो पॉली एक्सक्लूजन और हॉर्न्स रूल के मुताबिक वो एक दूसरे की स्पिन को कैंसल आउट करते हैं। तो चूंकि ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन सिंगल सिंगल है, वो एक दूसरे को कैंसल आउट नहीं करते, लिहाजा उसकी नेट पैरामैग्नेटिक बिहेवियर जो है वो पॉसिबल है।
What justify that bond angle in ammonia is 107.5 but in water 104.5? इधर देखिए कहते हैं अगर आप अमोनिया और वाटर को कंपेयर करें तो वाटर का जो एंगल है वो 104 तक चला गया है और अमोनिया का 107 है, तो ये कमी क्यों आई है? तो इधर देखिए नाइट्रोजन जो है वो 3 हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग करता है और इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की तादाद 1 है और वाटर में आपके पास 2 हाइड्रोजन है मगर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की तादाद 2 है। तो हमने विस्पर थ्योरी में ये पढ़ा था कि लोन पेयर ज्यादा एक दूसरे को रिपेल करते हैं, तो इसलिए ये एंगल 107 के बजाय 104 हो गया है और इधर सिर्फ एक ही लोन पेयर है। लोन पेयर बॉन्ड पेयर की रिपल्जन लोन पेयर से कम है तो इसलिए उसका एंगल ज्यादा है। डिफरेंशिएट बिटवीन एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल तो मैंने ऑलरेडी बताया है, समझ आ रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी थ्योरेटिकल है, क्वेश्चन नंबर 6 देख लें। हाउ वुड यू प्रूव दैट सिग्मा बॉन्ड, ये भी थ्योरेटिकल है। व्हाट इंफॉर्मेशन वुड यू सपोर्ट टू प्रूव दैट मॉलिक्यूल ऑफ हीलियम डज नॉट एग्जिस्ट? कहते हैं कि आपके पास ऐसी कौन सी इंफॉर्मेशन है कि उसको इस्तेमाल करके आप ये कहें कि हीलियम का जो He2 मॉलिक्यूल है वो पॉसिबल नहीं है। तो वो MOT के कुछ इधर देखें कुछ पोस्टुलेट है ना, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है, दूसरे का भी 2 है, वो अगर कंस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग करते हैं तो बॉन्डिंग और डिस्ट्रक्टिव करते हैं तो एंटी बॉन्डिंग। तो MOT के जो वो बॉन्ड ऑर्डर वाला पोस्टुलेट है वो हमें बताता है कि 2 - 2 / 2 = 0 कि ये बॉन्ड नहीं बनाता। अब देखिए VBT में हमने एक बात कही थी कि VBT ये एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि H2+ आयन होगा या नहीं होगा, लेकिन MOT एक्सप्लेन करता है। इधर देखिए एक हाइड्रोजन और दूसरा हाइड्रोजन, इसका भी 1 इलेक्ट्रॉन और इसका भी 1 इलेक्ट्रॉन, दोनों कंस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग करेंगे तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और डिस्ट्रक्टिव करते हैं तो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब अगर दोनों की बॉन्डिंग हो तो ऐसे होगी ना, लेकिन अगर हो हाइड्रोजन 2+1 मतलब एक इलेक्ट्रॉन आप इससे निकाल दें तो MOT कहता है ये पॉसिबल है, हाइड्रोजन का आयन पॉसिबल है ना, देखिए। और VBT मिक्सिंग और हाइब्रिडाइजेशन में एक्सप्लेन नहीं करता। दूसरी बात H2+1 पैरामैग्नेटिक होगा या डायमैग्नेटिक होगा? पैरामैग्नेटिक होगा ना, H2+1 है। इसी तरह H2 - 1 वगैरह वगैरह आप इस फार्मूले से क्या कर सकते हैं। बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल -0, इन एंटी बॉन्डिंग में 0 है और डिवाइड बाय 2 अफ्रीकन की तरह बोला 2 और डिवाइड बाय 2 तो 0.5 मतलब बॉन्ड ऑर्डर जो है वो हाफ है। तो ये थ्योरेटिकल चीजें भी ये सपोर्ट करती हैं और MOT के कुछ पोस्टुलेट भी। डिफरेंशिएट बिटवीन बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग ये मैंने करवाया है। नेक्स्ट अगर आप देख लें गिव रीजन दैट व्हाई BF3 है स्ट्राइको, ये भी ऑलरेडी हमने किया कि BF3 में कोई लोन पेयर ही नहीं है, रिपल्जन कम है उस मुकाबले में, तो इसलिए व्हाई बॉन्ड एनर्जीज ऑफ पोलर मॉलिक्यूल्स आर हायर देन द नॉन पोलर। तो देखिए ये जो अभी कोवेलेंट और आयनिक की स्टोरी हमने की, अगर पोलैरिटी ज्यादा है इसका मतलब है दोनों के दरमियान अट्रैक्शन ज्यादा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा है, तो उन्हें तोड़ना मुश्किल है एज कम्पेयर टू ऐसे कंपाउंड जिनमें ये कम हो। क्वेश्चन नंबर 1 ये है लॉन्ग में कि आप इन कंपाउंड के लीव स्ट्रक्चर ड्रा करें। डाल्टन क्रॉस फार्मूला है आपने 9-10 में किया है, लेकिन ऐसे ही मैं कर देता हूँ। AlCl3 एल्यूमिनियम ग्रुप 3 में है तो 3 इलेक्ट्रॉन और ये जो क्लोरीन है, तो इस फार्मूले के तहत हम क्या करते हैं, एक एटम के इलेक्ट्रॉन डॉट से शो करते हैं और दूसरे का क्रॉस से, इनको कहते हैं लीविस डाल्टन क्रॉस फार्मूला, खत्म बात। तो इनकी सारी जो कंपाउंड है, लेकिन ये इतने इंपॉर्टेंट आपके लिए नहीं। विस्पर थ्योरी को जरा डिस्कस करें, इन्होंने कहा तो ये भी किया है। ओवरलैपिंग की कौन कौन सी टाइप है, सिग्मा और पाई बॉन्ड जो है आर, ये भी थ्योरेटिकल है हमने करवाया है। डिफाइन एंड एक्सप्लेन रेजोनेंस, ये भी करवाया है। बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड लेंथ, आयनिक कैरेक्टर सारे किए हैं। एक्सप्लेन HCl वाटर एंड नाइट्रोजन, VBT में हमने सबके स्ट्रक्चर ड्रा किए हैं, हाइब्रिडाइजेशन भी की है। और मॉलिक्यूलर की जो पोलैरिटी है ये भी डाइपोल मोमेंट का क्वेश्चन है हमने करवाया। राइट डाउन द मेन पॉइंट्स ऑफ मॉलिक्यूलर, तो उसके पोस्टुलेट आपने लिखने हैं। ड्रा द बॉन्डिंग ऑफ ऑक्सीजन हमने किया है MOT के जरिए, समझ आ रहे हैं। पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर भी, ज्योमेट्री भी। हाउ वुड यू मेजर डाइपोल मोमेंट, तो 2 तरीके हैं, थ्योरेटिकल कैलकुलेशन से भी और प्रैक्टिकली कंडेंसर से भी आप कर सकते हैं। राइट डाउन द डिफरेंस अमंग
मॉलिक्यूलर, और ये थ्योरेटिकल टॉपिक है, ये बुक में ज़रा एक पैराग्राफ में है, आप रीड कर लें, वैसे भी ये इंशाल्लाह आगे जाके मैं करूँगा, समझ आ रहे। और इस चैप्टर में अगर कोई प्रॉब्लम है, जी कोई क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग पूछ सकते हैं। टाइम समझ पाते हैं।